नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ना के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। तो अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए ये दर 385 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इससे ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हरदा का कहना है कि सरकार 35 रुपए के हिसाब से बता रही है, लेकिन उसको यदि किसानों की अपेक्षा के आलोक में और दुनिया में बाजारों में चीनी के जो भाव हैं उनको देखें तो 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बने और किसान को उचित मूल्य मिले। किसानों की अपेक्षा के आलोक में देखिए और दुनिया में जो चीनी के मूल्य हैं, जो चीनी में कि दुनिया के मार्केट में जो चीनी के भाव हैं उनको देखिए तो उस हिसाब से ये 450 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए था, प्रति क्विंटल होना चाहिए था। लेकिन दबाव में से ही हमने भी, आपको मालूम है, उपवास भी रखे 2 बार। तो एक बार तो गंगा के तट पर उपवास रखा, फिर उसके बाद एक बड़ी पदयात्रा घोषित की गई बासापुर से लेकर सुल्तानपुर तक किसानों की। तो उससे घबरा करके मुख्यमंत्री से गन्ना चूसवाया गया। लेकिन मैंने तब भी कहा, मैंने कहा भाई गन्ना तो चूसो मगर किसान को मत चूसो। अब उसको आप खाद समय पर देते नहीं है। जो पहले इंस्ट्रूमेंट में जो सामान, कृषि सामान था, उस पर जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी आपने विड्रॉ कर दी। एग्रीकल्चर टूल्स पे सारी सब्सिडी विड्रॉ कर दी, वो खत्म कर दी आपने। अच्छा, और खाद के दाम आसमान है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान को यदि आप उचित मूल्य नहीं देंगे तो हतोत्साहित होगा। हम चाहते हैं गन्ना हमारी आर्थिकी का बड़ा आधार बने और किसान को उचित मूल्य मिले और गन्ने का एक एक डंडे की समय पे पिराई हो जाए। एक सवाल करना आता है और हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए धामी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। किसानों के बीच किसान मोर्चे ने जाकर किसानों की समस्याओं को भी सुना है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं से अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द किसान मोर्चा के जिले और मंडल स्तर पर गठन किया जाएगा, जिसमें खेती किसानों से जुड़े कार्यकर्ताओं से प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के द्वारा आपको मालूम है किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है। उसके अलावा किसानों के लिए जानवरों के बीमा हैं, फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाओं पर सरकार बहुत ही बारीकी से काम कर रही है। देखिए आने जा रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जो अपनी बीमा कंपनियां हैं उनके साथ समन्वय बनाकर उनसे बात करके ये किसानों का जो भुगतान लंबित पड़ा हुआ है उसको दिलाया जाए। गन्ना समर्थन मूल्य जिस तरह से बढ़ा है उसको देखिए किस तरह किसान प्रदेश मैंने पूरे प्रदेश में अभी जो गन्ना किसान हमारा उत्पादक क्षेत्र है वहां पर प्रवास किया है कल और परसों में, और मैं मेरे कुछ आपको वीडियो क्लिपिंग भी मिली होंगी। मैं गन्ना किसानों के साथ खेत पे और वहां जहां गन्ना पिराई हो रही है, गन्ना तुलाई हो रही है मिलों पर, वहां पे भी गया तो सारे गन्ना किसानों में बहुत ही उत्साह है। और जो 30 रुपए की बंपर बढ़ोतरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इससे किसान बहुत ही उत्साहित है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हमारे गन्ने का जो रकबा है वो भी बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता और पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ बॉबी पवार से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की है। 21 सितंबर को हुई
यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें सोमवार को सीबीआई ने बॉबी पवार को पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया था। तो वहीं सीबीआई ऑफिस से पूछताछ के बाद बाहर आए बॉबी पवार का कहना है कि हम सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अभी सीबीआई केवल पन्ने बाहर कैसे आए इस एंगल पर पूछताछ कर रही है। जबकि एग्जाम से एक दिन पहले पकड़े गए हाकम सिंह और साथी की बातों का जिक्र नहीं है, उसको भी जांच में शामिल करना चाहिए। प्रणाम उत्तराखंड। अभी सीबीआई कार्यालय के बाहर हूं और आज जिस प्रकार से सोमवार को सीबीआई ने बुलाया और 11:30 बजे हम यहां पर पहुंचे थे, लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफी शुभचिंतकों के फोन कॉल मैं देख रहा हूं। जो फोन देखा कि काफी लोगों के फोन कॉल आए हुए हैं, काफी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं। तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो, उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा मिले। उत्तराखंड के थराली में आई आपदा की जांच का जिम्मा प्रदेश सरकार ने कर्नल अजय कोठियाल को दिया है। वहीं इस जांच के बाद कर्नल कोठियाल ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शव सही तरीके से नहीं ढूंढे गए। वहीं कर्नल का बयान आते ही कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि सरकार की राहत की पोल कर्नल कोठियाल ने बहुत बखूबी से खोल दी है। वहीं से लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेगी और वहां के वर्तमान हालातों का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। कर्नल कोठियाल के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस एक विपक्षी दल है, उसे मौका मिला है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी। ये उसका राजनीतिक धर्म भी है, लेकिन कर्नल कोठियाल को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि उनकी इस बात को उन्हें कहां पर रखना है। ये डिजास्टर पे एक डिस्कशन है और क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूं, कुछ बेसिक्स में ऐसी शेयर करना चाहूंगा। धराली की बात हम कर रहे हैं। भाई साहब ने बोला कि धराली में डिजास्टर आया, हमने ये भी समझ लिया कि हमारा हिस्ट्री बोलती है कि वहां पहले भी डिजास्टर आया था, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया, फिर भी लोग वहां पे हैं। और हम एक दूसरे तरीके से अगर सोचें कि हम ना हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हिमालय की बनावट जो टेरेन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार का होता है कि रहने की जगह ही लिमिटेड होती है। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहां पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहां पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया। उसको ये कहना चाहिए और वो विपक्षी दल है और हमारी ओर से अगर कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लगते भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है, अब कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। एक विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। शुरुआत कर दी उन्होंने, यही के है उन्होंने, तो वो यही थे, वो तो बद्रीनाथ में तो रहे।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म का जिक्र कर सर्दियों में उत्तराखंड की हिमालय वादियों की यात्रा करने की अपील लोगों से की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विंटर टूरिज्म विषय की प्रशंसा के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुत अच्छी तरह से उत्तराखंड की वादियों का उल्लेख किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री धामी, हमेशा उत्तराखंड को केंद्र में रखकर बात करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड का विषय साझा किया गया, जो कि प्रशंसा का विषय है और ये लोगों द्वारा कई बार प्रमाणित भी होता दिखा है। मन की बात जिस प्रकार से कल आयोजित हुआ और हमारे उत्तराखंड के लगभग 12,500 टोटल बूथ हैं, जिनमें से अधिकांश बूथों पर मन की बात देखा गया। और मन की बात में इस बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ उत्तराखंड की बहुत अच्छा उल्लेख किया और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आगे उसको बढ़ा रही है विंटर टूरिज्म को, उसका उल्लेख इस बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा। और उन्होंने कहा कि कैसे विंटर टूरिज्म को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, किस प्रकार से बर्फ से ढकी जो हमारी पहाड़ हैं, वादियां हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए, कैसे विंटर्स में हमें पहाड़ों पर भी आना चाहिए, हिमालयी राज्यों में आना चाहिए। हम बोलेंगे तो वो भी उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के जरिए केवाईसी की जा रही है। लेकिन राज्य के कई इलाकों में अभी तक लोगों द्वारा केवाईसी नहीं की गई है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देहरादून जिला पूर्ति निरीक्षक के अग्रवाल ने बताया कि विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने इस व्यवहारिकता को समझा और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ने ई-केवाईसी नहीं की है तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई गई है, उन्हें भी राशन वितरित किया जाएगा। देखिए, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद देहरादून में समस्त राशन कार्ड धारकों और उनके परिवार के सारे सदस्यों की ई-केवाईसी का अभियान जारी है। इसकी तिथि जो है शासन द्वारा 30 नवंबर तक की बढ़ाई गई थी, रखी गई थी। इसमें जो है हमने करीब 6 लाख लोगों ने जनपद देहरादून में ई-केवाईसी संपादित कर दी थी। लेकिन अभी काफी संख्या में जो है लाभार्थी और जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो रह गए थे ई-केवाईसी से। तो जिसको देखते हुए शासन ने 15 दिसंबर की तक के लिए इसकी तिथि बढ़ा दी गई है और जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई आप जो भी अपनी जो नियरेस्ट दुकान है, उचित दुकान है, उस पर जाके अपना आधार कार्ड ले जाकर और अपना ई-केवाईसी करा लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन को लेकर उठे विवादों पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड जहां आम राजनीतिक दलों और संगठनों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती, वहीं एबीवीपी को शहर के बीचों बीच भव्य अधिवेशन की अनुमति देकर सरकार ने पक्षपात साफ कर दिया है। दसौनी ने दावा किया है कि अधिवेशन के चलते 1 महीने तक खिलाड़ियों का अभ्यास बाधित रहा और करोड़ों का खर्च सार्वजनिक सुविधाओं पर पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो अधिवेशन है, ये कई बातों के लिए विवादास्पद है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जान के झाम से जो लोगों को जूझना पड़ा, शहर के बीचों बीच आपने परमिशन दे दी अधिवेशन करने की, जो और किसी को नहीं देते आप। परेड ग्राउंड सबके लिए वंचित है, बाकी सारे विपक्षी दलों के लिए वंचित है। ना वहां हम धरना दे सकते हैं, ना वहां हम रैली कर सकते हैं। उसके इतर आप देखिए कि करोड़ों का खर्च इसमें हुआ है। 1 महीने तक खिलाड़ी जो है अपनी प्रशिक्षण नहीं ले पाए, वहां अभ्यास नहीं कर पाए। 1 महीने का इन्होंने पहले से अपना पर्चा कटा लिया।
कितने किराए प्रतिदिन के हिसाब से एबीवीपी को आपने ये परेड ग्राउंड दिया, ये भी सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों का जल्द निस्तारण किया जाएगा और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री जोशी ने उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में यह आश्वासन दिया। देखिए, हमारे उपनल कर्मचारी समान वेतन की मांग को लेकर स्ट्राइक पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समझौता इनके बीच में हुआ था, जिसमें 2012 तक के जो लगभग 5,500 हमारे पूर्व के कर्मचारी हैं, उनको प्रथम चरण में इसके अंतर्गत समान वेतन दिया जाएगा और उसके बाद फेस वाइज आगे लोगों का वही किया जाएगा। हाईकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रदेश कांग्रेस आगामी चुनावों के लिए कमर कसते हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में हुई दिल्ली बैठक के दौरान हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस को आक्रामक रूप से चुनाव में उतरने के निर्देश भी दिए हैं, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर कांग्रेस आक्रामकता से चुनाव लड़ने की बात कहती है तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों से भी बात हुई, अगर वो कहते भाई आक्रामकता से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी अपनी अलग है। वो आज चुनाव की तैयारी करते हैं, हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव में होती है, तो दोनों का अपना एक स्ट्रेटजी है। उसके बाद आगे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो देखा जाएगा कहाँ क्या होता है। हम लोग अपने साथ चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक बात है, राजनीतिक दल है वो भी अपने साथ चुनाव लड़ेंगे। ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी बसंतोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी से 25 जनवरी तक कई तरह के कार्यक्रम होंगे। तो वहीं इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए श्री भरत मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। जहां बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम इस बार और ज्यादा आकर्षित करने वाले होंगे। समिति की पहली मीटिंग है और आज लगभग हमारा जो बसंतोत्सव इस बार होगा उसका आउटलाइन तय हुआ है कि 5 दिन का हमारा बसंतोत्सव कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी से शुरू होगा, 23 जनवरी की बसंत पंचमी है, 25 तारीख तक ये चलेगा। इसमें जो है अभी कवि सम्मेलन है, जो सुझाव आए हैं, भजन संध्या है और इस बार ये भी है जो स्टैंड अप कमेटी है उससे भी ट्राई की जाए, उनको भी कोशिश की जाए। एक पंचतत्व बैंड है उत्तरकाशी का, वो बांडवास के लगभग इक्वली है, वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंड भी यहाँ पर आए, यहाँ पर कोशिश करें। पौड़ी जिला क्षेत्र में गुलदार का आतंक पहाड़ी क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासखंड कोट के देवार गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौट रहे एक बच्चे पर गुलदार द्वारा हमले किए जाने की घटना सामने आई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेम सिंह रावत ने बताया कि रोज की भांति बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से घर वापस आ रहा था। उसी समय ये घटना हुई, जिसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे की हालत ठीक है, हालांकि उसके सर पर हल्की सी खरोंच आई है। वहीं क्षेत्र में घटना से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने गुलदार की आतंक से निजात दिलाने के लिए गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। मैं ये कह रहा था ना, ये जो आंगनबाड़ी
बच्चा रोज की तरह आंगनबाड़ी स्कूल से आ रहा था। आज सुबह 12:30 बजे की घटना हुई। बाघ का बहुत ज्यादा आतंक के कारण मतलब से झाड़ी झूड़ी की है उसमें, तो 4 सरकारी स्कूल जब विभाग द्वारा पिंजरा लगा जाए। सर हमारे गांव में 4 से 5 बच्चे आंगनबाड़ी स्कूल में जाते हैं। रोज की तरह आंगनबाड़ी मैडम के साथ में आ रही थी, बच्चे के साथ में आ रही थी। बच्चे की माँ भी अपने बच्चे को रोज की तरह लेने जा रही थी, लेकिन बच्चा थोड़ा सा आगे भागा के बाघ ने उसमें अटैक कर दिया। गोवर गाँव है हमारा, और ये स्कूल से आ रहा था आंगनबाड़ी से। मैं लेने गई थी तो बाघ में नाखून लगा थी, और अभी तो इंजेक्शन लगा के डॉक्टर ने, और 2-3 इंजेक्शन हॉस्पिटल रखे हैं। तो आए तो भी, पर अब जाएंगे तो अभी कुछ बुरा नहीं है। इंजेक्शन वगैरह लगाए उन्होंने, दस्ता वगैरह किया वहाँ पे, तो अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने कि क्या हो रखा, पर वो इंजेक्शन लगाने अभी 2-3 हैं। हमारे पास 4 साल का बच्चा है, इसका नाम अनमोल है। ये दीवार गांव कोर्ट ब्लॉक से लेकर आए पुलिस इनको, जिसपे गुलजार ने एक स्क्रैच मारा था, सर पे स्क्रैच है इसके। तो अभी हमने इसको प्राइमरी मैनेजमेंट इसका कर दिया है, और पुलिस इसको LIC पे इसकी DI भेज दी है, MLC हमने बनाई है। बाकी प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद हमने बच्चे को भेज दिया है घर। एक्चुअली इसको पुलिस ही लेकर आई थी, और माता जी साथ में थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे गांव में अटैक होता है गुलजार का, आजकल बहुत ज्यादा हो रखा है, तो वहीं पे बच्चा खेल रहा था और सब गुलजार ने किया, लेकिन वो तुरंत पहुंच गए थे। तो ज्यादा कुछ, बहुत छोटी सी उसको चोट आई थी, 2 सेंटीमीटर के अराउंड स्क्रैच ही था बेसिकली वो। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।